साइमन कमीशन जब भारत आया तो पहले बताए थे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड बर्किनहेड उसने भारत के लोगों को चैलेंज किया, एक तरह से चुनौती दी कि अगर आप लोगों की क्षमता है तो आप लोग वैकल्पिक संवैधानिक सुझाव दीजिए, है ना। और उसमें एक बात उन्होंने कहा कि वो जो भी सुझाव आएगा वो सभी संप्रदायों और सभी पॉलिटिकल पार्टी के सहमति से आए। एक तरह से उन्होंने चुनौती दिया। इस चुनौती को भारत के नेताओं ने स्वीकार किया और 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। और बाद में मई में भी बम्बई में भी एक बैठक हुई। मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में एक 8 सदस्यीय कमेटी का निर्माण हुआ। उस कमेटी में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष हुए, इसलिए वो नेहरू कमेटी कहलाई। और इनके अलावे तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम, MS अने, सरदार मंगरू सिंह, शोएब कुरैशी, GR प्रधान और सुभाष चंद्र बोस को रखा गया। इस कमेटी ने 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट तैयार की और लखनऊ में डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में कांग्रेस की विशेष बैठक हुई और इस बैठक में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकृति दी गई। नेहरू रिपोर्ट में जो कुछ भी कहा गया उसके बारे में फिर हम लोग यहाँ देखते हैं। तो यह बेसिकली 8 सदस्यीय आयोग बना, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हुए। तो यह अंग्रेजों की चुनौती पर बनाया गया कमेटी था और इन लोगों ने उस चुनौती को स्वीकार किया, भारत के लोगों ने, और फिर अपना 3 महीने में ही रिपोर्ट दिया। इसका प्राइमरी मोटिव था assigning dominion status to India within the British Commonwealth. The major components of the Nehru Report are Bill of Rights, assigning equal rights to men and women as citizens, formation of federal form of government with residuary powers in the hands of the center, proposal for the creation of a Supreme Court. तो बिल ऑफ राइट्स जो फंडामेंटल राइट के रूप में जाना जाता है, जो आगे चलकर कराची अधिवेशन में भी हिस्सा बनेगा कांग्रेस के प्रस्तावों का, और महिला और पुरुष के लिए समान अधिकार जो हमारे संविधान का हिस्सा बनेगा, और संघीय सरकार का निर्माण जहां अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, रेजिडुअरी पावर, यानी जो अनरिटेन या जो कुछ भी नया चीज कुछ भी आएगा वह मान लिया जाएगा कि केंद्र का ये विषय है। आज भी हमारे संविधान में यही प्रावधान है कि रेजिडुअरी पावर केंद्र में निहित है ना। और एक सुप्रीम कोर्ट के निर्माण का हम व्यवस्था किया जाए। इसके अलावा रिकमेंडेशन क्या क्या हुआ, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। और NCERT में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से राज्य का कनाडा में कॉन्फेडरेशन का निर्माण हुआ और वहां पर किस तरह से इकाइयों को स्वायत्तता दी गई, है ना। तो उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ डिमांड किया कि औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए। औपनिवेशिक स्वराज का मतलब था कि हम इंग्लैंड के उपनिवेश जो हैं ये रहेंगे, लेकिन अपने ऊपर शासन करने का हमको स्वायत्त अधिकार मिले, लाइक कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। दिस पॉइंट वाज अ बोन ऑफ कंटेंशन विद द यंगर सेट ऑफ लीडर्स इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, हु फेवर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हाँ, ये जरूर था कि कांग्रेस के अंदर में नेहरू रिपोर्ट के बारे में अलग अलग ओपिनियन थे। मोतीलाल नेहरू के खुद के पुत्र जवाहरलाल नेहरू इस रिपोर्ट से सहमत नहीं थे।
वह डोमिनियन स्टेटस के बदले पूर्ण स्वराज के डिमांड के समर्थक थे। तो यहाँ भी दोनों में अंतर अपने आप में ही था। 19 फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द राइट टू वोट फॉर मेन एंड वुमेन एवं 21 ईयर्स वाज एज शुड बी क्वालिफाइड। तो यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात हुई। महिला और पुरुष दोनों के लिए जो 21 साल की उम्र पूरा कर चुके हों उन्हें वोट देने का अधिकार मिले। इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वीमेन एज सिटीजन्स, महिला और पुरुष सभी को एक समान अधिकार मिले। नो स्टेट रिलीजन, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए, यानी सेकुलर स्टेट। नो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एनी कम्युनिटी, इट डिड प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटी सीट्स, it provided for reservation for seats for Muslims at the center and in provinces where they were in a minority and not in Bengal and Punjab. Similarly, it provided for reservation for non-Muslims in North-West Frontier Province. नेहरू रिपोर्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट के बदले, पृथक निर्वाचन क्षेत्र के बदले रिजर्व सीट्स का प्रावधान किया और मुसलमानों के लिए जहां मुस्लिम लोग की संख्या माइनॉरिटी में थी उन राज्यों में इनको रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन जहां मुसलमान मेजोरिटी में थी वहां रिजर्वेशन नहीं दिया गया क्योंकि वहां खुद मेजोरिटी में थे। इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में गैर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया। A federal form of government with the residual powers with the center, there would be bicameral legislature at the center, the ministry would be responsible to the legislature. तो वही एक संघीय सरकार का निर्माण जहां अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी और द्विसदनीय विधायिका और जो मंत्री होंगे, मिनिस्ट्री जो होगी वह सदन के प्रति जिम्मेदार होगी, यानी मेजोरिटी जिसको मिलेगा वही सरकार बनाएगा। गवर्नर जनरल टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया, ही वुड बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश मोनार्क। प्रोसेस तो राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति से कहीं पावरफुल आदमी। गवर्नर जनरल भारत का संवैधानिक प्रधान होगा जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन करेंगे। A proposal for the creation of Supreme Court, the provinces would be created along linguistic lines. कांग्रेस ने अपने नेहरू रिपोर्ट में ही भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण का प्रस्ताव माना था। हालांकि ऐतिहासिक तौर पर बाल गंगाधर तिलक ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की बात कही थी, है ना, और एक सुप्रीम कोर्ट के निर्माण की भी बात थी। The language of the country would be Indian, written either in Devanagari, Sanskrit, Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, Bengali, Marathi और गुजराती in character. Usage of English to be permitted, है ना। तो मतलब भाषा तो जारी रखी गई अपने देश की, अब चाहे जिस भी भाषा में आप लिखें, लेकिन अंग्रेजी के भी कंटिन्यूटी की बात कही गई। Response: the issue of communal reservation was controversial. In December 27, many Muslim leaders met Motilal Nehru at Delhi and suggested a few proposals. These were accepted by Congress at its Madras session. That is, these Delhi proposals were: पहला, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सवाल विवादास्पद था। जिन्ना और अन्य लोग मोतीलाल नेहरू से दिल्ली में मिले और इस संदर्भ में कुछ प्रस्ताव दिया जिसे कांग्रेस ने अपने मद्रास सेशन में स्वीकृत किया। प्रपोजल क्या था? 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधानसभा में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व। रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, पंजाब और बंगाल में उनके जनसंख्या के अनुरूप उनका प्रतिनिधित्व हो, यानी जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार उनको सीट मिले। द फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू प्रोविंसेज विथ मुस्लिम मेजोरिटी, सिंध, बलूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर,
मुस्लिम बहुमत वाले 3 प्रांतों का निर्माण, जिसमें सिंध है, बलूचिस्तान है और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। However, the Hindu Mahasabha was opposed to the formation of new provinces and the communal representation in Bengal and Punjab. They pressed for strictly unitary system. हिंदू महासभा ने नए प्रांतों के निर्माण का विरोध किया और पंजाब और बंगाल में मुस्लिम लीग के डिमांड का भी विरोध किया। The report made concessions to the Hindu group by stating that joint electorate would be the system followed with reservation of seats for Muslims only when they were in minority. Sindh would be created into a new province by severing from Bombay only after dominion status was granted and British would be given to the Hindu minority there. ये सब प्रपोजल थोड़ा विवादास्पद मुस्लिम लीग के द्वारा भी विरोध हुआ। इसमें कहा गया कि जो भी मुसलमानों के लिए सीट रिजर्व होगा जहां वो माइनॉरिटी में है वहां ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा। तो मान लीजिए कि कहीं पर मुस्लिम पॉपुलेशन 40% है और वह सीट मुसलमान के लिए रिजर्व होगी, लेकिन अन्य समुदाय मिला के 60% है, तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट है। तो ऐसे में तो जो अगर सब मिल गए उधर तो एक को हरा देंगे, तो ये दिक्कत थी इसमें, जो रिजर्व सेपरेट इलेक्टोरेट में नहीं होता। इसके अलावे सिंध का निर्माण बॉम्बे से हटाकर तभी होना था जब डोमिनियन स्टेटस भारत को मिल जाए। At the all-party conference held in Calcutta in 28 to discuss the report, Jinnah made 3 amendments to the रिपोर्ट। अच्छा, ये चीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो उनका डिमांड था, है ना। अब क्या हुआ कि नेहरू रिपोर्ट के को बाद में चलकर, चूंकि इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं शामिल हुआ, तो जिन्ना ने इसका विरोध किया, है ना। उन्होंने सहमति नहीं दी। फिर भी नेहरू रिपोर्ट जब प्रकाशित हुआ तो सरकार को एक बहाना मिला और उन्होंने कहा कि आपकी सभी दल, सभी समुदाय आपके समर्थन में नहीं है, इसलिए हम इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। तो नेहरू रिपोर्ट को इतना जो मेहनत से तैयार हुआ, उस रिपोर्ट को सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, है ना। ये 1928 की बात है। 1927 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1927 में भी जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित करवा लेना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि किसी भी कार्य को करने से पहले जो प्रपोज कार्य है उसके कार्यान्वयन की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी पहले कीजिए, तब उस कार्य को अनाउंस कीजिए। केवल घोषणा करने से कार्य पूरा नहीं होता है। आप कह दीजिए कि हम IAS बनना चाहते हैं और घर में सोए रहिए, है ना। हम पढ़ाई करने के बदले आप उपन्यास पढ़ते रहिए, है ना। बोलिए कि हम तो पढ़ रहे हैं बहुत मेहनत से, दिन भर रात पढ़ते रहिए। तो जो घोषणाएं हैं, अनाउंसमेंट है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन से उसका मिलान होना चाहिए, तभी कोई कार्य पूरा होता है। तो इसीलिए 1927 में, अब नेहरू जी उस समय युवा थे, सुभाष चंद्र बोस युवा थे, तो उन लोगों में युवा जोश जरूर था, लेकिन गांधी जी प्रैक्टिकल आदमी थे। उन्हें पता था कि केवल घोषणा कर देने से कुछ नहीं होगा। 1928 में कांग्रेस की बैठक कलकत्ता में हुई और इस कलकत्ता अधिवेशन में भी नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस वगैरह अब पूर्ण स्वराज की मांग को पारित करवा ही लेना चाहते थे, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस का जो डिमांड था नेहरू रिपोर्ट का, उस रिपोर्ट को सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। तो औपनिवेशिक स्वराज की मांग जब रिजेक्ट हो गई, तो नेहरू जी का कहना था, मतलब जवाहरलाल नेहरू का, कि जब हमारी बात को सरकार मान ही नहीं रही है
तो फिर हम लोग अगला स्टेप लें। गांधी का कहना था कि कोई भी स्टेप हड़बड़ी में नहीं लेना चाहिए। अगर हम लोगों ने डोमिनियन स्टेटस का डिमांड किया है तो सरकार को भी उस पर सोचने का और रिस्पॉन्ड करने का प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए। 1928 में जब कलकत्ता में कांग्रेस की बैठक हो रही थी एनुअल, तो नेहरू और गांधी के जो लोग थे उनमें इस बात पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। गांधी शुरुआत में चाहते थे कि नेहरू रिपोर्ट पर सरकार को विचार करने के लिए 2 साल का समय दिया जाए। नेहरू जी कह रहे थे कि नहीं, अभी हम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करेंगे। दोनों ही गुटों में समझौता हुआ और यह तय हुआ कि सरकार को भी समुचित मौका टाइम का दिया जाना चाहिए। दे शुड बी गिवन टाइम टू रीथिंक एंड रिस्पॉन्ड। तब तय हुआ कि चलिए 1 साल के लिए सरकार को मौका दिया जाए। यह तय हुआ कि 1928 है ये, और अगली बैठक जब कांग्रेस की 1929 में होगी, इस अवधि में अगर सरकार नेहरू रिपोर्ट पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो कांग्रेस फिर अपने एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र होगी। अकॉर्डिंगली यह तय हुआ। गांधी जानते थे कि इसके लिए सरकार तैयार नहीं होगी। 1929 में गांधी जी को यूरोप के टूर पर जाना था। गांधी जी समझ गए कि आंदोलन तो करना होगा, इसलिए यूरोप के टूर को रद्द किया और पूरा 1929 फिर से देश के विभिन्न भागों में सघन दौरा किया। सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आना नहीं था और रिस्पॉन्स नहीं आया, है ना। तो नेहरू रिपोर्ट को सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट ने भारत में एक नए आंदोलन का पृष्ठभूमि बना दिया। और जो मुद्दा क्रिएट किया हुआ स्वयं सरकार का था, जब साइमन कमीशन का अनाउंसमेंट हुआ, उसके प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट आया, लेकिन सरकार की तरफ से सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आने के कारण ही फिर आगे का स्टेप होगा जब देश सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ जाएगा, लाहौर अधिवेशन में पहुंचकर, है ना।